नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। आज जो भी हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि हम सबको पता है, आज का टॉपिक है रोड मैप टू सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन। तो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन जो कि कैंडिडेट्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूँगी। मैंने पहले भी ऐसे सेशन मैं रिपीटेडली करती आई हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये रिक्वेस्ट आती रहती है, एस्पिरेंट्स के सवाल आते रहते हैं और इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं होता कि मैं उन सब के इंडिविजुअली आंसर दूँ, तो मैं इस तरीके के प्रयास कोशिश करती हूँ आपके सामने आने की। तो कुछ सेकंड हम वेट करेंगे ताकि सारे और भी व्यूअर्स अगर जुड़ना चाहें तो वो जुड़ जाएँ एंड देन मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँगी और इनिशियली 20-25 मिनट्स मैं अपने तरफ से बोलूँगी, जो भी मुझे लगता है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में मैं डिस्कशन करूँगी। और उसके बाद में जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े होंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी मैं लेने की कोशिश करूँगी। तो ये आज के सेशन का हमारा आउटलाइन रहेगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर सेकंड्स एंड देन आई विल स्टार्ट। सो ठीक है फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। सभी को दोबारा से बहुत-बहुत नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन आज भी एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा स्ट्रीम है, जहाँ पे लाखों कैंडिडेट्स ऑल ओवर द इंडिया अपीयर करते हैं। 10 लाख प्लस पिछले 2-3 सालों में अगर हम फिगर्स को देखें, आंकड़ा देखें, तो 10 लाख से अधिक एस्पिरेंट्स यूपीएससी का प्रीलिम्स फॉर्म है, उसको भरते हैं। और ये जो जोश है, ये जो क्रेज़ है सिविल सर्विसेज़ में आने का, ये मुझे लगता है कम नहीं हो रहा। इवन दो बहुत सारी करियर ऑप्शंस, सर्विस ऑप्शंस हमारे बीच आ रही हैं, डिफरेंट तरीके की नौकरियों की ऑप्शन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ऑप्शन आ रही हैं, लेकिन फिर भी सिविल सर्विसेज़ का जो अपना एक कैरिस्मा है, वो आज भी हमारी सोसाइटी में उतनी ही रेलेवेंस होल्ड करता है जितनी पहले था। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है जिसमें एक सिविल सर्वेंट को काम करना होता है, तो उसमें कुछ चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं, वो इक्वेशंस में ज़रूर आ रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब मद्देनज़र रखते हुए आप ये सोचें कि आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्यों देना है। ब्रीफली मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, मैं हूँ सोनल गोयल, मैं 2008 बैच ऑफिसर हूँ। मेरा काडर त्रिपुरा है, मैंने 2009 से 16 तक त्रिपुरा में अपनी सेवाएँ दी। उसके बाद मैं हरियाणा में 2020 तक 4 साल मेरा कार्यकाल रहा, मैं डेपुटेशन पे थी। एंड देन आई एम बैक अगेन टू माय काडर त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा में दोबारा जॉइन कर चुकी हूँ। तो जितना मेरा लगभग 13 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज में आने के बाद, बहुत ही वेरीड, बहुत ही डाइवर्स है, बहुत सैटिस्फाइंग है। और ब्रीफली मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एंड आई एम ऑल्सो अ CS LLB। तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ टाइम मैंने काम किया, उसके बाद ग्रेजुएशन में जब मैं थी, तब मुझे सिविल सर्विसेज़ के बारे में पता लगा और मेरा शिफ्ट हुआ सिविल सर्विसेज़ की तरफ। मेरा एक मोटिवेशन हुआ कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। उस टाइम में मैं CS भी कर रही थी साथ में, तो जब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस करी कि मुझे सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम देना है, तो बहुत सारी एप्रीहेंशंस मेरे पेरेंट्स के माइंड में आई कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, सिलेक्शन श्योर शॉट नहीं होता। इवन सिलेक्शन के बाद आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, कौन सी सर्विस के बाद कौन सा काडर मिलेगा, काडर के बाद आपका जो एरिया है, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, फैमिली लाइफ कैसे सेटल होगी, ये सब इश्यूज़ उनके माइंड में आए। और उसको जिस तरीके से भी हमने डिस्कशन के थ्रू हमने उन एप्रीहेंशंस को आंसर किया, तो उसके बावजूद भी मेरे फादर ने मुझे ये सजेस्ट किया कि हमें एक फॉल बैक करियर ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। विशेष रूप से उनका ये मानना रहा रहा है हमेशा कि लड़कियों को विशेष रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए।
और उन्होंने हमेशा यही बोला कि एजुकेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हम अपनी यंगर जनरेशन को, हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं और हमें ये ज़रूर देना चाहिए सबको। तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैंने 2003 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 2004 में मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स मेरा कंप्लीट किया। 2004 में ही मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया आफ्टर अपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मेरा सिविल सर्विसेज की तैयारी का मैंने प्रोसेस शुरू किया एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड माई जॉब एज CS ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। तो ये 2004 से लेकर 2007 3 चीज़ें पैरेलल चली मेरी लाइफ में। फोकस था सिविल सर्विसेज की तैयारी, मेरी एलएलबी की क्लासेस में अटेंड कर रही थी, वो रेगुलर कोर्स था और साथ ही साथ मेरा जो है जॉब था जो कि पार्ट टाइम बेसिस पे था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2006 में मैंने दिया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई रोट मेंस एग्जामिनेशन बट मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। इंटरव्यू कॉल ना आने की वजह से मैं बहुत हताश हो गई, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई। आई थॉट कि अब आगे क्या होगा, बट देन व्हेन आई रिकंसोल्ड माय ओन सेल्फ, मैंने यही डिसाइड किया, अपने आप को यही कमिटमेंट की कि अब जो अटेम्प्ट होगा वो ऐसे होगा कि मुझे अपने ऊपर कोई ग्रज नहीं होना चाहिए। तो आई स्टार्टेड the preparation for giving the next attempt in 2007 प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू ऑफ कोर्स। और मैंने जितनी मेहनत मैं कर सकती थी मैंने करके वो एग्ज़ाम दिया एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई कुड क्वालिफाई। और 2008 में मेरा सिलेक्शन, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, मेरा रैंक 18 आया एंड आई गॉट सिलेक्टेड इनटू द ऑल इंडिया सर्विस। तो बहुत टफ था प्रिपरेशन का फेस। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि प्रिपरेशन करना और सिलेक्शन होना, आई थिंक वो बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू व्हेन यू एंटर द सर्विस। और उस सर्विस के सारे डायनामिक पैराफर्नेलिया को बैलेंस आउट करते हुए करियर में अच्छा करना, अपनी सर्विस में अच्छा करना, आई थिंक वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो और ज़्यादा एक एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब अगर मैं तैयारी की बात करूँ, जो भी एस्पिरेंट्स के माइंड में है कि हमें सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे किसी भी स्टेट सर्विस का हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि आपको क्यों सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज? तो इसमें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इसके प्रॉन्स क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। मतलब इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, आप क्या कर पाएँगे, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी और फॉल बैक्स क्या है कि अगर आप नहीं कर पाएँ, मतलब अगर आप करते भी हैं तो भी आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही है कि एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, कैरिस्मा है जो सिविल सर्विसेज कैरी करता है। साथ ही साथ सोसाइटी से डायरेक्ट कनेक्ट होने का आपको मौका मिलता है। यू ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर सोसाइटी एट लार्ज। आपके आसपास में जो भी लोग हैं, जहाँ आप ज़िले में होंगे, आप ब्लॉक सब डिवीज़न में होंगे, आप उसके बाद में यू विल मूव टू द स्टेट हेडक्वार्टर या किसी डिवीज़न में भी काम करेंगे। So you will get ample opportunity to work for the people at large, to work for the society directly. एक जॉब डाइवर्सिटी है, जॉब सिक्योरिटी है गवर्नमेंट सर्विस में, फुल ऑफ जॉब सिक्योरिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि एक ग्रास रूट लेवल पे काम करने का मौका, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग जो होगी, जो ट्रेनिंग में ही बीडीओ बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं एंड एसडीएम से बन के आप यू बिकम एडीएम कलेक्टर, यू बिकम कमिश्नर, यू बिकम डिप्टी कमिश्नर एंड डीएम एंड कलेक्टर, जैसे कुछ कुछ स्टेट्स में नॉमेनक्लेचर होता है। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी है टू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल, टू वर्क डायरेक्टली इन द फील्ड, दैट इज अनपैरेलल टू एनी अदर सर्विस। और आज हमने कोविड-19 पैंडेमिक में भी देखा, पिछले साल से 2020 से 21 में भी, कि जो हमारे फोर फ्रंट में जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो आईएएस हों, आईपीएस हों, चाहे वो बाकी सर्विसेज भी हों, आईआरएस हों, कस्टम्स एक्साइज, इनकम टैक्स, तो सभी अपने फोर फ्रंट पे इस तरीके से काम कर रहे हैं दैट दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल। अब इसके साथ साथ कॉन्स, मतलब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस एक तो यही है कि इट्स अ फ्रीक्वेंट ट्रांसफरेबल जॉब। तो इसमें यू नेवर डिसाइड योर पोस्टिंग। आपको जनरली यू डोंट डिसाइड योर पोस्टिंग, यू जनरली डू नॉट डिसाइड योर सीनियर्स, यू जनरली डू नॉट डिसाइड योर सबॉर्डिनेट्स। तो इस तरीके से जो है आपका एक अनसर्टेनिटी रहता है और जो अनसर्टेनिटी है वो अनसर्टेनिटी
इस तरीके से है कि आपका बहुत ज़्यादा उस पे कंट्रोल नहीं है। ये बात है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि इफ़ यू आर मूविंग देन ऑफ कोर्स योर फैमिली इज़ ऑल्सो इफेक्टेड। एक एक थोड़ा-सा इम्पैक्ट रहता है इन टर्म्स ऑफ अनस्टेबल फैमिली लाइफ। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं लाइक पॉलिटिक्स, जुडिशरी, मीडिया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़ एंड ऑफ कोर्स अभी सोशल मीडिया का जो एडवेंट आ गया, इसकी वजह से जो एक इक्वेशन है फील्ड में, वो बहुत डायनामिक हो गई है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ गए हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वाज़ से 10 और 20 इयर्स बैक। तो इस सब को भी हमें ध्यान में रखते हुए सोचना है कि आपको एग्ज़ैक्टली ये नौकरी में आना है या नहीं आना। और जो ये पर्पस है जब आपके माइंड में क्लियर होगा कि हाँ, हमें इसमें आना ही है, तो ये पर्पस ही आपको मोटिवेट करेगा सर्विस में एक्सेल करने के लिए। जब आपके माइंड में कोई भी प्रेशर होगा व्हेन यू आर डिलीवरिंग योर वर्क, व्हेन यू आर इन फील्ड, व्हेन यू आर वर्किंग, कोई भी प्रेशर होगा, ये जो एक रीज़न ऑफ योर एंटरिंग इनटू सिविल सर्विसेज विल ओनली हेल्प एंड गाइड यू। और साथ ही साथ जब प्रिपरेशन में भी जब आपका लो फेजेस आता है, उसमें भी ये जो मोटिवेशन है ये आपको हेल्प करेगा टू मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि आप एग्ज़ाम देंगे, आपको एग्ज़ामिनेशन देना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द फॉल बैक करियर ऑप्शन। फॉल बैक करियर ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर सिविल सर्विसेज में नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? ये मैं बात इसलिए नहीं बोल रही कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है या यू आर नॉट हैविंग सफिशिएंट टैलेंट to clear and qualify for this examination. I am only saying this to be more realistic. तो रियलिस्टिक हम इस तरीके से सोचें कि आप अपने यूथ के 2 से 3 साल मिनिमम आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन प्रिपरेशन। यू आर डिवोटिंग लॉट ऑफ योर रिसोर्सेज, एनर्जी, टाइम, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो सारा आप इसके अंदर अगर डिवोट कर रहे हो, तो जब ये अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो, तो ये जो नॉलेज है, ये जो अपॉर्च्युनिटी जो आपने इसमें इतना कुछ पढ़ा, इसको आप कहाँ यूज़ करोगे? या फिर अगर आप क्लियर नहीं होते हो, तो आप और क्या कर सकते हो? ये माइंड में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये बात आपके दिमाग में हो कि हाँ, अगर ये नहीं होगा तो हम ये कर पाएँगे, तो कहीं न कहीं ये हेल्प भी करता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप इस तरीके से सोचें कि ठीक है, अगर सिविल सर्विसेज़ नहीं हुआ तो हम कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। वो नहीं है, उससे तो फिर आपका हो सकता है जो आप अटेम्प्ट दें, वो ये हो सकता है कि आपका अटेम्प्ट नॉन सीरियस हो जाए। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट if you do not get clear what is the best next option available which to you, जो आपको करना होगा, उसको आप माइंड में रखते हुए आप तैयारी कीजिए। नाउ व्हेन यू आर डिसाइडिंग दैट यस आई विल बी स्टार्टिंग प्रिपरेशन, मैं कब से स्टार्ट करूँगा, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू आता है कि आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इनफैक्ट अभी स्कूल के टाइम से ही उनको ये लगता है कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और हम सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करें। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या इवन देयर आर फ्यू एस्पिरेंट्स हु आर इवन मैरिड एंड दे आर थिंकिंग अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें मेरा सजेशन ये है कि यूपीएससी की वेबसाइट पे upsc.gov.in पे इसका पूरा सिलेबस है, नोटिफिकेशन रहता है। इस साल का नहीं, आपको पिछले साल का मिल जाएगा। आप उसको देखिए और एक बार ये देखिए कि आपको कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, और कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं आप, कब तक दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बहुत जल्दी हमें प्रिपरेशन शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, इफ यू स्टार्ट द प्रिपरेशन टू अर्ली, तो एक अल्टीमेटली एंड में क्या होगा कि जब प्राइम आएगा टाइम, जब आपको तैयारी करने का मेन टाइम आएगा, तो आप फोकस लूज करना शुरू कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑप्टिमम टाइम यूटिलाइज करना है, तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या होना चाहिए तैयारी करने का, ये आप दिमाग में रखिए। सो इफ यू आर इन स्कूल, कुछ एस्पिरेंट्स में से पूछते हैं कि हम स्कूल में हैं, हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, स्कूल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद ही दे पाएंगे। ओनली व्हेन यू आर ग्रेजुएट देन ओनली यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप अपनी जनरल नॉलेज
जो है जीके करंट अफेयर्स, उसके बारे में आप एक अपना ओरिएंटेशन डेवलप कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आप जो है अपनी जो एनसीईआरटीज़ हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट्स को लेके जो आप सिलेबस में जाके देखेंगे, आपको लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि जीएस में या फॉर दैट मैटर अगर आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए भी अगर आप तभी सोच रहे हैं, तो और अगर वो स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, अगर इस तरीके का कोई टॉपिक है, तो उसके बारे में आप बेसिस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आई थिंक स्कूल के टाइम में यू एक्चुअली कैन नॉट डू मच, एंड आई वुड सजेस्ट कि स्कूल में तो आप अपना 12th का स्कोर पे ही ध्यान दीजिए, 11th-12th के स्कोर पे, क्योंकि 12th के स्कोर पे ही आपका फर्दर एडमिशन्स जो है, आपका हायर स्टडीज़ जो है, ग्रेजुएशन और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कोर्स लेंगे वो डिपेंड करता है। तो डिवोट मच टाइम ऑन योर क्लास 12th स्टडीज़ रादर देन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब हम जब ग्रेजुएशन में आते हैं, तो ग्रेजुएशन में ऑफ कोर्स एक थोड़ा-सा आपका ओरिएंटेशन बनना शुरू हो जाता है। उस टाइम में डेफिनिटली यू कैन स्टार्ट विद योर जीएस स्टडीज़। जीएस में आपके करंट अफेयर्स, यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। और साथ ही साथ में आप अपना एक अगर आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, अगर आप उसी को ऑप्शनल रखना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं ऑप्शनल के बारे में। और अगर आप अपनी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं या आप नौकरी के साथ कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग सम जॉब और इफ यू आर मैरिड, आपकी कुछ और सोशल एंड फैमिली ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप कितना टाइम निकाल पा रहे हो, हाउ मच टाइम यू आर एबल टू टेक आउट फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। आप ये मान के चलिए कि जब आपको एग्ज़ाम देना है, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर आपको जून में, जुलाई में अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना है, तो 1 साल मान के चलिए कि आपको उससे पहले सीरियसली स्टडी करना पड़ेगा। तो सीरियसली स्टडी करना पड़ेगा तो 8 से 10 घंटे आपको डेली उसमें देने हैं, ये आप मान के चलिए। और जब एग्ज़ाम पास में आता है तो ऑफ कोर्स 14-15 घंटे हमें देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, यू नीड टू रिवाइज़ सो मैनी टॉपिक्स। तो आपको ये थोड़ा-सा देखना है कि आप जब तैयारी शुरू कर रहे हो, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो उसके साथ में कैसे आप बैलेंस आउट करेंगे। So this was regarding uh, when you start the preparation. Now I will talk about the strategies कि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रेंड्स यही बात है कि हम ये ध्यान में रखें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अवेलेबल हैं, और उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको एग्ज़ाम कब देना है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम कब देंगे। मैंने देखा है कि कुछ एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम वैसे ही देते हैं कि इस अटेम्प्ट में तो हम प्री को देखेंगे, अगर प्री में सिलेक्ट हो गया तो ठीक है हम मेंस लिख लेंगे। आई वुड एडवाइज़ नॉट टू वेस्ट एनी अटेम्प्ट। कोई भी अटेम्प्ट आप वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको ये पैटर्न ही जानना है कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, तो उसके लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। मॉक टेस्ट होते हैं, इतने सारे ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या फॉर दैट मैटर जो पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, वो भी आपको मिल जाएँगे ईज़िली। उनको अटेम्प्ट करके देख लीजिए कि आपको वो समझ में आ रहा है, आपका क्या लेवल है, आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। So what I mean to say is that do not waste your attempt just for the knack of getting an experience in how to appear for the examination. Rather, you should give your each attempt with utmost seriousness. आपको उस तरीके से देना चाहिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए साल है, आपको इसमें बेस्ट देना है। आप उस हिसाब से दीजिए। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट ईयर अगर जून में या जुलाई में, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़े से शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अभी हमारा इंटरव्यू का जो शेड्यूल था इस ईयर का, वो पोस्टपोन हुआ था जून से, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन अगस्त। तो इस तरीके से जो प्रीलिम्स है, अगर हम अज्यूम करें कि नेक्स्ट जून में होंगे 2022 में, तो लगभग हमारे पास अभी 11 महीने अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर आप ये मान के चलो कि आपको यू हैव टू डिवाइड दीज मंथ्स इनटू योर द टॉपिक्स और द सब्जेक्ट। तो शुरुआत में क्या करना चाहिए, 5 से 6 महीने आई वुड सजेस्ट दैट प्री और मेंस की कंबाइंड स्टडी कीजिए। So the combined study of pre और mains would mean what? कि overall foundation लें। जो टॉपिक्स हमारे जेंडर स्टडीज में हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे प्री में और मेंस में कॉमन रहेंगे।
और साथ ही साथ में जो आपका ऑप्शनल है, ऑफ कोर्स प्रीलिम्स में कोई ऑप्शनल नहीं होता, इट्स अ सीसैट एग्जामिनेशन, बट मेंस में ऑप्शनल रहेगा जिसके 2 टॉपिक्स रहेंगे, जो 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे। और साथ ही साथ में आपको मेंस में ये एस्से भी देना पड़े एस्से भी लिखना पड़ेगा। तो ये जो शुरू के 5 से 6 महीने हैं, आप अपने कांसेप्ट्स बिल्डिंग पे काम कीजिए। और ये भी हो सकता है कि जैसे मेरे जैसे जो कैंडिडेट थे जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो मेरा ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा जनरल स्टडीज़ के जो टॉपिक्स थे उनकी तरफ फ्रैंकली नहीं था। आई वाज़ टोटली आउट ऑफ टच फ्रॉम हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल अफेयर्स, बहुत ज़्यादा मेरा ओरिएंटेशन उसकी तरफ नहीं था। तो मुझे टाइम लगा उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करके, उन सब चीज़ों को याद करना और उस पे बेस बनाना। तो ये जो इनिशियल टाइम है आप उसमें यूज़ कीजिए। फिर नवंबर से या फॉर दैट मैटर दिसंबर से लेके फरवरी तक आप मेंस पे फोकस कीजिए। तो जो मेंस होगा उसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए। तो आंसर राइटिंग क्या है? आंसर राइटिंग इज योर की फॉर योर स्कोरिंग इन द मेंस। मैं इसके बारे में डिटेल में बाद में आऊँगी जब मैं स्टेज वाइज जब मैं प्रिपरेशन पे जाऊँगी। तो अभी मैं ब्रॉडली बता रही हूँ कि आप नवंबर से लेके फरवरी तक आप मेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। और जब आपका प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो प्रीलिम्स से 2 से 3 महीने पहले आप यू शिफ्ट टू प्रीलिम स्टडी बिकॉज़ इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव। एक्सटेंसिव स्टडी चाहिए उसमें और आपको जो है एमसीक्यूज़ के बेसिस में क्वेश्चंस आएँगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपको टिक करने होते हैं। तो उस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर मैं स्टेज वाइज प्रिपरेशन की बात पे आऊँ तो स्टेज वाइज प्रिपरेशन में प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स वी नो इट हैज़ टू सब्जेक्ट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों के ही 200 मार्क्स ईच होते हैं। इट्स टोटली प्योरली मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और सब्जेक्ट 1 जो है जनरल स्टडीज से रिलेट करता है और सब्जेक्ट 2 जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो जो सब्जेक्ट 1 है जनरल स्टडीज़ में आप सिलेबस देखो तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और न्यूमरेसी, जो कि जनरली अप टू क्लास 10th है या कुछ टॉपिक्स के लिए अप टू क्लास 12 है, उसके बारे में आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो एक्सटेंसिव स्टडी इज रिक्वायर्ड एज फार एज द प्रीलिम्स आर कंसर्न, क्योंकि आप कुछ भी टॉपिक देखें तो योर माइंड शुड बी एबल टू रिकलेक्ट कि इसका एक बार में आपको एक हंच होता है कि इसका आंसर ये करेक्ट है, इसका आंसर ये करेक्ट है। तो वो आपको जो है रिपीटेड रिवीजन और आपका जो है उससे आएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग से आएगा। जब हम बात कर रहे हैं मेंस की, तो मेंस इज प्योरली सब्जेक्टिव। और मेंस में जैसा हमें पता है कि पेपर 1 है एस्से का, पेपर 2 जो होता है वो होता है हिस्ट्री, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी। पेपर 3 इज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 4 है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और पेपर 6 और 7 जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। और इसके अलावा आपको 2 लैंग्वेज पेपर देने पड़ते हैं, वन इज़ इंग्लिश एंड वन इज़ योर वर्नाकुलर, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करें, जैसे मेरे केस में हिंदी लैंग्वेज था। तो ये जो लैंग्वेज पेपर है इसके बारे में तो ऑफ कोर्स आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। बाकी जो 7 सब्जेक्ट रहते हैं उन 7 सब्जेक्ट का जो स्कोर रहेगा वो स्कोर टोटल होके आपका मार्किंग जो होगा वो मेंस के लिए जुड़ता है। इसमें हर पेपर का 250 मार्क्स होता है, सो द टोटल इज 1750 फॉर रिटन मेंस एग्जामिनेशन। एंड फ्रेंड्स, अब जो मेंस के बारे में मैं कुछ बातें यहाँ शेयर करना चाहूँगी वो बहुत ध्यान से सुनिए। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि लास्ट के 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर, आई थिंक मैक्सिमम 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर यू कैन सी, और आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर साल कुछ नया आता है क्योंकि यूपीएससी इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया। और वो हर बार कुछ नया पूछते हैं, हर बार कुछ नए तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, हर बार कुछ नया रहता है। तो देयर इज नो सेट पैटर्न, बट द ओनली थिंग विच वी कैन डू इज की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आप पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। So you can solve previous year question papers. You can also appear in some mock test.
लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ज़रूरी है बात को कि आपकी खुद के नोट्स मेकिंग जो आप जब जिनको आप रिवीजन के टाइम पे यूज़ करेंगे, द नोट्स व्हिच यू विल यूज़ एट द टाइम ऑफ रिवीजन, दोज़ शुड बी रेडीली अवेलेबल विद यू। तो मेरा स्ट्रैटेजी रहता था कि जैसे कोई मेरा स्टडी मटेरियल है या कोई क्लास नोट्स है या कोई बुक है, तो उस पे मैं शुरुआत में उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं लिख के उस पे स्टेपल कर लेती थी। क्योंकि लास्ट में जब आप रिवाइज़ करोगे, आपके पास ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप पूरी-पूरी किताब को पढ़ो, दोबारा पढ़ो। इसमें बहुत टाइम लग जाता है एंड यू वोंट बी कॉन्फिडेंट कि आपको सब चीज़ें याद में हैं, सब चीज़ें आपके दिमाग में आ गई हैं। तो आई यूज्ड टू डू इट लाइक दिस कि जो मैं पढ़ रही हूँ उस किताब पे पेपर क्लिप कर दिया, उस पे मेरे हाथ से लिखा होता था कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो इट वुड बी अ काइंड ऑफ अ बुलेट पॉइंट्स रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म फॉर ईच चैप्टर, ईच टॉपिक। तो उससे क्या होता था कि जब मैं लास्ट में रिवाइज़ कर रही हूँ, तो मेरे को वो याद में रहता था और अगर बाय चांस कोई कन्फ्यूज़न है, तो साथ के साथ आई यूज्ड टू सी इन द बुक इटसेल्फ। अगर कोई कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक को लेके कि इसमें क्या फर्दर क्या था, क्या मैटर था, याद नहीं आ रहा, तो मैं उसको उसमें जाके देखती थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू रिप्रोड्यूस व्हाट यू नो, व्हाट यू आर एब व्हाट यू आर नोइंग यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन योर एग्ज़ामिनेशन। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस के लिए टू अंडरस्टैंड कि आपका एक तो पहली बात ये है कि जो आपका लिमिटेड टाइम है, उस टाइम में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। सेकेंडली आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। मतलब क्योंकि इसमें फाइनल सिलेक्शन में तो एक-एक नंबर से यू नो कि सिलेक्शन मैटर करता है। ट्राई एंड अटेम्प्ट एंटायर क्वेश्चन ऑल द क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड साथ ही साथ में हर क्वेश्चन की एक वर्ड लिमिट होती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स। 2 मार्क्स में इतना लिखना है, 5 मार्क्स में इतना लिखना है, तो उसके हिसाब से आपका जो कंटेंट है, वो कंटेंट आपको उस तरीके से लिखना आना चाहिए। तो इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, धीरे-धीरे आपको खुद ही समझ आएगा कि आपकी कहीं पे कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ इम्प्रोवाइज़ करना पड़ रहा है। अब ये भी क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं एस्पिरेंट्स कि मैम आप बुक्स के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स फ्रैंकली बुक्स के नाम मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे वही लगता है कि आई शुड नॉट बी प्रमोटिंग एनी बुक बट हाँ, स्टडी मटेरियल जो है, जो आपकी जैसे जो गवर्नमेंट जो मैगज़ीन्स हैं लाइक योजना कुरुक्षेत्र, जो बेसिक न्यूज़पेपर्स हैं लाइक हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो जो भी आपके जो उस तरीके से जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं, जो मैगज़ीन्स हैं, उनको आप पढ़िए। कोई भी एक कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन है, उसको लीजिए और सब्जेक्ट वाइज़ जो बुक्स अ, पढ़ी जा रही हैं, मेरा ये मानना है कि स्टडी मटेरियल को हम कितना इफ़ेक्टिवली पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है रादर देन कि हमारी वो ऑफ़ कोर्स क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता। मोर और लेस अच्छा मटेरियल ही अवेलेबल है आज के दिन में। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लगा लें या हमारा बिना कोचिंग के भी आप किसी बुक स्टोर को भी विज़िट करेंगे, you will get to know if you talk to any aspirant, any other colleague who is preparing, तो you will get to know कि क्या बुक्स हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जो पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू आर एबल टू राइट व्हाट यू नो इन द एग्जामिनेशन प्रॉपरली। उसी से आपके नंबर आएँगे, उसी से आप क्वालिफ़ाई कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेज इज़ द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? एक ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट है। जो कि आपका ना ही कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट करता है बट आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, योर एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस इन एनी सच काइंड ऑफ सिचुएशन, वो टेस्ट करता है। इंटरव्यू बोर्ड हैज़ 5 वेरी एक्सपीरियंस्ड सीनियर पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड्स और आप उनके लिए एक यंग एस्पिरेंट हो, तो उनको ये देखना होता है कि ये एस्पिरेंट को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इस कैंडिडेट को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो देश के लिए कैसे काम करना चाहते हैं, हाउ ही और शी इज़ having an orientation to contribute towards a society, to contribute towards nation building. This is the prime focus point of any interview board. तो आप अपने सीवी के ऊपर काम कीजिए। आपने जो अपना बैकग्राउंड बताया है, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आपका जो होम टाउन है, आपके नेटिव प्लेस, आपका आपने कहाँ-कहाँ पढ़ाई करी, प्लेसेस ऑफ एजुकेशन, योर वर्क प्रोफाइल अगर आप काम करते आए हैं, वर्क प्रोफाइल और आपकी फैमिली लाइफ़
के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, ये सब है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका ये सवाल का आंसर होना चाहिए आपके माइंड में कि व्हाई यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज़, कि आप सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम को क्यों क्लियर करना चाहते हैं, आप इस नौकरी में क्यों आना चाहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने माइंड में इसको क्लियर करें। वंस यू आर थ्रू विद दिस क्वेश्चन and you are able to answer it effectively in the in the interview board, I think उसी से उनका एक टेम्पो अच्छा पॉजिटिव सेट हो जाता है कि yes this candidate is very high spirited, he or she is very positive minded और ये नेशन के लिए एक एसेट होगा। तो जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो बीच-बीच में दे में आई आस्क यू सम ट्रिकी क्वेश्चंस आल्सो कि आप आएँगे तो आपको सिस्टम में क्या चेंज करना पसंद होगा? आप क्या करना चाहेंगे? अभी क्या बुरा लगता है? हाउ विल यू हैंडल करप्शन? दे में आस्क यू सिचुएशनल क्वेश्चंस लाइक कि आप किसी जिले में डीएम हैं, कलेक्टर हैं या एसपी हैं, वहाँ पे लॉ कम्युनल इश्यू हो गए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो गया, तो हाउ विल यू हैंडल? तो ये सारी जो सिचुएशंस है कुछ थोड़ा-सा आपके माइंड में प्रिपरेशन होनी चाहिए। यू कैन आल्सो अपीयर इन सम मॉक इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशंस आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आप एंटर कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप आपस में बातचीत करेंगे आई थिंक इंटरव्यू के लिए आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, दैट इज़ द मेन क्रक्स इन द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें ब्लफ नहीं करना है। अगर हमें किसी विषय के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें ये नहीं दिखाना कि हाँ, हमें पता है, चाहे आप गलत ही बोल रहे हैं। इफ यू डोंट नो any about any topic, you just submit humbly to the interview board that sir or madam, I'm sorry, I am not aware of this topic as of now, but जब मैं बाहर जाऊँगा, I would definitely gain knowledge on this. So submit with humility that you are not aware of and you will gain knowledge on that rather than entering into argument. और सिमिलरली अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें आपको येस और नो बोलना है, दैट हाउ डू यू फील अबाउट दिस इशू, डू यू फील इट इज़ करेक्ट और इट इज़ नॉट करेक्ट, तो उसमें आप कोई भी स्टैंड ले रहे हैं वो स्टैंड जस्टिफाइड स्टैंड होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई जो भी आप स्टैंड ले रहे हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग in even staying taking the stand which interview board may not agree, but the point is कि आपको justified होना चाहिए कि आप ये बात क्यों बोल रहे हो। So you will be able to stand on your own reply। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Stay grounded, स्टे हम्बल एंड स्टे नेचुरल। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राउंडेड, हम्बल, नेचुरल और जैसे आप हैं वैसा ही आपको दिखाना है। बहुत ज़्यादा ब्लफ, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल अपीयर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू बोर्ड के अंदर। तो फ्रेंड्स ये मैंने स्टेज वाइज़ बताया कि हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। नाउ ये इतना लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, तो इसको स्टेज वाइज़ जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे सस्टेन करें? तो हाउ टू स्टे फोकस्ड अबाउट योर गोल? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप डिवाइड करो अपने टाइम अवेलेबल को। जो मैंने पहले भी बताया कि 12 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, 11 से 12 महीने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में अनफॉर्च्यूनेटली क्लियर नहीं होता है, तो जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्लियर कर रहे हो, एक एडवांटेज आपके पास ज़रूर है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है। जो आपने सीरियसली जो एग्ज़ाम दिया, उसका एक्सपीरियंस है। जैसे मेरे केस में जब मैंने सेकंड टाइम जब मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने मेंस लिखा था, तो व्हेन आई वाज़ अपियरिंग फॉर माय मेंस एग्ज़ामिनेशन इन द सेकंड अटेम्प्ट, मुझे ये आइडिया था कि मेरी कमियाँ कहाँ रहीं। आई वाज़ हैविंग एन आइडिया दैट वेयर आई फॉल्टेड, वेयर आई नीड टू इम्प्रूव। तो उससे क्या हो गया, मुझे तैयारी करने में और ज़्यादा मदद मिली। तो इसको आप अपना एक एसेट मान के चलिए कि आपका जो रिवीजन होगा वो और अच्छा होगा। और ये भी साथ-साथ में आपके माइंड में रहना चाहिए कि अब ये जो अटेम्प्ट दे रहे हैं, हमको इसमें अपना 100% देना है। सो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि पूरे प्रिपरेशन को आप मंथ्स में डिवाइड कीजिए। नाउ यू शुड आल्सो डिवाइड योर टाइम अवेलेबल फ्रॉम मंथ्स इनटू वीक्स। तो वीक्स को टॉपिक वाइज आप डिवाइड कीजिए और वीक्स को देन इनटू द नंबर ऑफ डेज। और जब अगर पॉसिबल हो टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन टाइम, यू नीड टू डिवाइड योर डेज इनटू नंबर ऑफ आवर्स, कि एक दिन में हम ये चीज़ें 2 घंटे जीएस में देने हैं, 2 घंटे ऑप्शनल में देने हैं, 2 घंटे में हम मैगज़ीन पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये सारा मिला के उस तरीके से आपको
आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड यू शुड नो योर वीक एरियाज़। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है, और जो वीक एरियाज़ हैं उसमें आप नंबर आपके ना कटें और आपका बेसिक जो आंसर है वो आप लिख पाएँ, वो सबको ध्यान में रखते हुए यू शुड बी डिवोटिंग योर टाइम टुवर्ड्स प्रिपरेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड। फ्रेंड्स, इतना लंबा प्रोसेस है कि आपको बीच-बीच में डिमोटिवेशन के इश्यूज़ आएँगे ही आएँगे। एंड बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में यही रहता है कि अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? बहुत एग्ज़ाम इतना टफ है, नहीं हो रहा। अभी तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगा है, स्पेशली कोविड-19 ने पैंडेमिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ़ को अफ़ेक्ट किया। फिज़िकली हम नहीं मिल रहे हैं, आवर सोशल इंटरैक्शंस आर ओनली थ्रू दिस काइंड ऑफ डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको आपको फ़ोकस तरीके से अपने दिमाग में रखना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम आज टाइम हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा है क्योंकि हम सोशल ओकेजन्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं कोविड-19 में, तो यू आर गेटिंग मोर टाइम, यूज़ इट एज़ एन अपॉर्च्युनिटी। बी सेल्फिश। आपको जो लोग आज अगर कुछ बोल रहे हैं कि ये हमसे बात नहीं करते हैं या ये सोशलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो यही लोग जब बाद में आप जब का आपका जब तैयारी करके आप जब सिलेक्शन होगा, यही लोग आपके आके पूछेंगे कि आप कैसे हो? यू आर प्राइड ऑफ द फैमिली, यू आर प्राइड ऑफ द सोसाइटी। तो डू नॉट वरी ऑन ऑल दीज़ एस्पेक्ट्स, जस्ट बी फोकस्ड। आपका जो टाइम अवेलेबल है उसको आप स्मॉलर टाइम गोल्स में ब्रेक कीजिए। इस महीने में ये है, इस वीक में ये है, इस दिन में ये है और घंटों में ये है। ये सारे आपको करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसे मैं कुछ भी सेशन लेती हूँ तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मेरे से हमेशा पूछे जाते हैं। मैं कुछ ऐसे पार्ट्स पे यहाँ रिप्लाई देना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपके जो क्वेश्चंस आज के सेशन में पूछे हैं व्यूअर्स ने उसको लूँगी। तो पहली बात मेरे से पूछते हैं कैंडिडेट्स कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस, कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी है? इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी बात ये है कि आप जितना टाइम डिवोट कर रहे हैं दैट शुड बी अ क्वालिटी टाइम। So rather than quantity, it is the quality which matters. So at least 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है। अगर मैं ये बोलूँ कि 5-6 घंटे पढ़ने में हो जाएगा, तो आई थिंक आई वुड बी मिसलीडिंग यू। 10 टू 12 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब आपका प्रिपरेशन का जब पीक होगा, जब आपका एग्ज़ाम देने में सपोज़ 1 महीना रह गया, तब तो आपको 14-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको सब कुछ छोड़ के अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। इफ यू हैव एनी अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज अवॉइड दैट, और आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैंडिडेट्स आस्क इज कि हाउ टू चूज ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में एक ऑप्शन तो यही है कि जो आप ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया, आप वही सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के लिए चूज कर रहे हो। सो इट कैन बी सेम एज द ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। अगर सेम है तो आपको बेसिक्स की तो दिक्कत ही नहीं आएगी, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, आपका बेस ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जो स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, समटाइम डॉक्टर्स, इंजीनियर, समटाइम्स दे आर नॉट कंफर्टेबल इन टेकिंग देयर ओन सब्जेक्ट्स। ऑफ कोर्स केमिस्ट्री से भी टॉपर्स आए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स से भी आए हैं। लेकिन वही है कि आप क्वेश्चन पेपर्स को देखिए क्या पैटर्न है, आपको क्या लगता है कि आपको क्या देना चाहिए। ऑल्सो इन विच यू आर कंफर्टेबल यू शुड टेक ओनली दैट दैट सब्जेक्ट। तो अगर आपका नया सब्जेक्ट आप ले रहे हो तो आपको बेस बनाने में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। ट्राई एंड एम्फसाइज ऑन द बेसिक्स फर्स्ट, और फिर जो उसका मटेरियल है जो मार्केट में अवेलेबल रहेगा उसको पढ़िए। ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं, उसको देखिए और पिछले 2 से 3 सालों के क्वेश्चन पेपर को पढ़ के यू विल गेट एन आइडिया कि इस सब्जेक्ट में लेवल ऑफ knowledge requirement क्या है। So that should be your focus. Now next important thing is कि medium of language क्या हम लें, कि हम हिंदी में एग्ज़ाम दें या इंग्लिश में एग्ज़ाम दें। फ्रेंड्स, आपका जो भी मीडियम रहा है एजुकेशन के लिए, स्कूल में, कॉलेज में, आप उसी में एग्ज़ाम दीजिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले जो हैं एस्पिरेंट्स वो क्लियर नहीं करते हैं। इवन हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स टॉप करते हैं, दे गेट गुड गुड रैंक्स ऑल्सो। तो जिस भी मीडियम में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप के अपने विचारों को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसी मीडियम को आप लीजिए, यही इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट थिंग इज़ कि कोचिंग हमें लेनी है या नहीं लेनी। फ्रेंड्स, कोचिंग आप लें ना लें, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स ईज़ी फ़ील करते हैं कोचिंग लेने में, कुछ कैंडिडेट्स नहीं करते हैं ईज़ी। जैसे मेरे जैसे कैंडिडेट्स, मतलब मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक भी कोचिंग नहीं ली थी, तो मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। बट ऑफ कोर्स आई टूक कोचिंग फॉर सम सब्जेक्ट्स, नॉट फॉर द एंटायर यूपीएससी सिलेबस, बट फॉर सम सब्जेक्ट्स आई टूक कोचिंग। और कोचिंग में, क्योंकि देखिए सब जगह बहुत अच्छी कोचिंग भी अवेलेबल नहीं होती, समटाइम्स यू हैव टू शिफ्ट योर लोकेशन। आपको छोटे शहर से बड़े शहर भी आना पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑल्सो, इट इन्वॉल्व्स योर यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। और जब आप कोचिंग कर भी रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कोचिंग अटेंड कर ली और उससे आप सिलेक्शन हो जाएगा आपको। आपकी देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव, देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू योर ओन हार्ड वर्क। तो ये जो हार्ड वर्क है ये आपको ही करना है। तो आप किस चीज़ में बेटर कर पाओगे, दिस यू डिसाइड एंड देन यू डिसाइड कि आप कोचिंग लेंगे या नहीं लेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच कैंडिडेट्स आस्क मी दीज डेज इज़ कि सोशल मीडिया पे हम सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करें, या सोशल मीडिया नेसेसरी है या नहीं है। फ्रेंड्स, सिंसियरली मेरी एडवाइस यही है कि जो लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप सोशल मीडिया का उतना ही यूज़ कीजिए जितना आपके लिए बेनिफिशियल है। डू नॉट यूज़ सोशल मीडिया टू योर डिसएडवांटेज, इन द सेंस कि ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपको कुछ नॉलेज नहीं मिल रही है, बट ओनली यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो ओनली सी दोज यूट्यूब चैनल्स, दोज फेसबुक पेजेस, या आपके जो ऑनलाइन लिंक्स हैं जिसमें आपकी स्टडी से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ उसको देखिए। इन रूटीन आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। योर ईच मिनट, योर ईच आवर इज़ इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, ये भी बहुत सुनने में कैंडिडेट्स पूछते हैं कि व्हाट इफ़ नॉट सिविल सर्विसेज, अगर हम नहीं पास हुए तो हम कैसे करेंगे, हाउ टू फेस फेलियर्स। मैंने जैसे ही बताया कि 10 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स इसका फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन फ्यू हंड्रेड्स में है। तो जो सिलेक्शन रेट है इट इज़ इवन लेसर देन 1%। तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्या कि फॉल बैक करियर ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। अभी एक सीरीज़ आई थी टीवीएफ एस्पिरेंट्स करके, which revolves about the story of four friends who were there preparing in Rajendra Nagar area, Delhi। और उसमें से एक का सिलेक्शन होता है। सो वन ऑफ देम क्वालिफाइज एंड बिकम्स एन आईएएस ऑफिसर। बाकी जो 3 हैं, एक ने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, वो कोचिंग की लाइन में गया, एक अपना बिज़नेस में गया, और एक जो लेडी थी शी स्टार्टेड हर ओन एनजीओ एंड शी इज़ डूइंग सम गुड वर्क फॉर द सोसाइटी इन हर ओन वे। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपका नहीं होता है तो आप कैसे सोसाइटी के लिए काम करोगे, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सो व्हाट इफ नॉट सिविल सर्विसेज शुड बी क्लियर। यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग इन वेरियस अदर कैपेसिटीज। इतने सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल शक्ति अभियान। अभी हमने कोविड-19 में भी देखा कि कितने सारी एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार के साथ आके मदद करी। चाहे वो स्लम में लोगों को खाना पहुंचाना हो, चाहे वो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना हो, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प करना हो। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं that if you want to do, you can actually contribute to the society at large, and you should not feel disheartened कि अगर सिविल सर्विसेज में तैयारी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल। मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि मैं कैसे प्राइवेट सेक्टर में पहले काम कर रही थी। मुझे लगा कि मेरे को इसमें आना चाहिए, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में नहीं कर पाऊँगी, तो मैं अपना प्राइवेट सेक्टर में ही जाके दोबारा जॉइन करती, और मैं शायद फिर वहाँ पे रह के कुछ अपना अपनी सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए कुछ करने का प्रयास करती। तो इस तरीके से हम सभी में ऐसा कुछ ना कुछ पोटेंशियल है जिसको हम पॉजिटिवली अपनी सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो आपको जानना है, उसको पहचान के आपको अपनी सोसाइटी के लिए यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चंस लूँगी, उससे पहले बस 2-3 बातें बोलना चाहूँगी कि हम हमेशा 3 सीज़ की बात करें। करेज, कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी। करेज, कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी, ये हमेशा आपको मदद करेगी। एंड लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। सो जो आपको पसंद है आप वही कीजिए, और जिसमें आपका मन लगता है अगर आप वो करेंगे उसमें आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएँगे। एक प्रोज़ है
जो मेरे हमेशा ज़हन में रहता है कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन, देखता है आसमान। So you'll keep leaving your imprints wherever you move, and the entire universe, including the earth and including the people there up in the sky, they are watching you. तो आप जहाँ भी रहें, जो भी काम करें, उससे अपने निशान छोड़ते रहें। तो आई थिंक फ्रेंड्स 45 मिनट्स के आसपास मेरा सेशन हो गया। अब मैं 10 से 15 मिनट कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगी। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे इसमें आ रहे हैं प्रोफाइल में, जो मैंने ठीक है, मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। फ्रेंड्स, फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज के बाद जैसे मैंने बोले कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, तो आप अपने जीएस है उसके बारे में तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ऑप्शनल वही है जो आपको ग्रेजुएशन में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस ऑप्शनल के बारे में भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। थर्ड ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ऑफ कोर्स थर्ड ईयर में मैं ये भी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर तो आप उस थर्ड ईयर के इमीडिएटली बाद, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि एलिजिबल हो जाते हो आप आफ्टर ग्रेजुएशन, तो अगर आप दे रहे हो, तो उसकी तैयारी में और ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ हायर एजुकेशन में जाना है, तो डू नॉट निग्लेक्ट द दैट पार्ट ऑल्सो, कि आपका किसी में सिलेक्शन होना है, आपको कोई एमबीए का एग्जाम, कैट एग्जामिनेशन देना है, या आपको इंजीनियरिंग के बाद में कोई और क्वालिफिकेशन के लिए जाना है, कोई और डॉक्टरेट करनी है, तो उसको निग्लेक्ट मत कीजिए, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू बैलेंस आउट योर टाइम अवेलेबल। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रेजुएशन में सिविल्स की तैयारी अगर शुरू कर रहे हैं, तो आप अपना मेन जो कोर्स कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान आप बना के रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल एंड विच ऑप्शनल सब्जेक्ट इज बेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने बताया कि ऑप्शनल सिलेक्ट करना वही है कि आप अगर ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, तो वो ले लीजिए, नथिंग लाइक दैट। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट, या आपको लगता है कि जैसे ये भी एप्रीहेंशन होता है कि स्कोरिंग नहीं होती किसी सब्जेक्ट में, तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो लुक आउट फॉर द सिलेबस। और जब आप सिलेबस जब देख रहे हो, तो सिलेबस के साथ साथ आप प्रीवियस 3 सालों के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। तो 3 सालों के